चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे किसान आंदोलन की जिसने सच में शोषण और अन्याय की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है बंगाल के उन किसानों की जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई पर हक के लिए एक कभी ना भूली जाने वाली लड़ाई लड़ी। ये है तेभागा विद्रोह की गाथा। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। अपनी खून पसीने की मेहनत से एक फसल उगाना और फिर उसका आधा हिस्सा कोई और ले जाए जिसमें एक तिनका तक न उठाया हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि लाखों किसानों का रोज का सच था। तो इस अन्याय के खिलाफ वो क्या कर सकते थे? और फिर साल 1946 में बंगाल के किसानों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनका जवाब था विद्रोह, एक ऐसा आंदोलन जिसने ग्रामीण भारत में क्रांति की एक नई आग जला दी। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं आंदोलन के नाम से ही, क्योंकि असल में इसी में उसकी सबसे बड़ी मांग छिपी हुई है। तेभागा यानी 2/3 की मांग। तेभागा का मतलब बहुत सीधा है, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। यही इस पूरे आंदोलन का केंद्रीय नारा बन गया। बटाईदार किसान जो जमींदार की जमीन पर खेती करते थे, उन्होंने एक सीधी सी मांग रखी कि फसल का 2/3 हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए और सिर्फ 1/3 जमींदार को। अब इस मांग के पीछे का हिसाब किताब देखिए। जो पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें किसान को मुश्किल से 50% या कई बार तो उससे भी कम मिलता था, और तेभागा की मांग थी सीधे 67% की। मतलब ये कोई छोटी मोटी बढ़त की बात नहीं थी, ये उस समय की पूरी आर्थिक व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी। लेकिन सवाल ये है कि किसान इस हद तक पहुंचे ही क्यों? इस विद्रोह की जड़ें कहाँ थीं? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के बंगाल के हालात को देखना पड़ेगा। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 1793 के स्थायी बंदोबस्त से, जिसने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और किसान बेचारे सिर्फ बटाईदार बन के रह गए। फिर 1940 में फ्लूट कमीशन ने सिफारिश की कि किसानों को 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उसे लागू ही नहीं किया गया। और फिर आया 1943 का वो विनाशकारी अकाल, जो एक तरह से ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 30 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1943 के बंगाल अकाल में इतने लोगों की जानें चली गईं, और इस त्रासदी को और भी भयानक बना दिया जमींदारों और व्यापारियों की जमाखोरी ने। सोचिए, एक तरफ लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ गोदामों में अनाज सड़ रहा था। किसानों का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि किसानों ने अपने इस गुस्से को एक संगठित आंदोलन में आखिर बदला कैसे। उनकी रणनीति क्या थी और उनकी असली ताकत कौन लोग थे। उनकी मांगें सिर्फ फसल के हिस्से तक ही सीमित नहीं थीं, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा थीं। पहली तो थी 2/3 हिस्से की मांग, जो उनकी आर्थिक आज़ादी का प्रतीक थी। दूसरी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, कि फसल जमींदार के खलिहान के बजाय किसान के घर में रखी जाएगी। इससे होता क्या कि जमींदार का नियंत्रण और हेरफेर करने की ताकत ही खत्म हो जाती। इसके साथ ही वो जमींदारी के अत्याचारों का अंत और कानूनी सुरक्षा भी चाहते थे, ताकि ये बदलाव हमेशा के लिए रहें। इस जमीनी आंदोलन को सही नेतृत्व और दिशा दी किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। किशन सरकार और विनय कुमार सरकार जैसे स्थानीय नेताओं ने किसानों को एक साथ लाने में, उन्हें संगठित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, और इसी वजह से ये एक सच्चा जन आंदोलन बन सका। और हाँ, इस आंदोलन की जो सबसे असाधारण बात थी वो थी महिलाओं की भागीदारी। वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि आंदोलन की अगली कतार में खड़ी थीं। उन्होंने न सिर्फ खेतों की बल्कि पूरे आंदोलन की रक्षा की। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस आंदोलन को बयां करती है। ये सिर्फ किसानों के आर्थिक हक की लड़ाई नहीं थी। सोचिए, 1940 के उस रूढ़िवादी समाज में महिलाओं का घरों से निकलकर हाथों में लाठी हंसिया लेकर पुलिस का सामना करना अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। इसीलिए कहा जाता है कि ये नारी चेतना और किसान चेतना का एक अद्भुत संगम था। तो जब हजारों लाखों किसान अपने हक के लिए उठ खड़े हुए, तो सत्ता भला चुप कैसे रहती? इस विद्रोह का अंजाम क्या हुआ? सरकार ने इसे कैसे दबाने की कोशिश की और इसका असर कितना दूर तक गया? आइए देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने सीधी गोलियां चलाईं, जिसमें कई किसान मारे गए, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, गांव में बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ और यहां तक कि आग लगा दी गई। ये दमन बहुत ही क्रूर था। लेकिन इतनी क्रूरता के बाद भी आंदोलन की चिंगारी पूरी तरह बुझी नहीं। इसका फौरी असर ये हुआ कि कई इलाकों में किसानों ने सच में 2/3 फसल अपने पास रखी और जमींदारों की ताकत कमजोर पड़ी।
और इसका जो दूरगामी प्रभाव था वो तो और भी बड़ा था। इसी आंदोलन के दबाव में 1950 का बर्गादार अधिनियम बना, जिसने बटाईदारों को कानूनी सुरक्षा दी और आगे चलकर भूमि सुधार कानूनों की नींव भी यहीं से रखी गई। पर हां, ये भी मानना होगा कि आंदोलन की कुछ सीमाएं थीं। ये पूरे बंगाल में एक जैसा सफल नहीं हो पाया। फिर 1947 में देश का बंटवारा हो गया, जिसने आंदोलन का ध्यान और ऊर्जा दोनों को बुरी तरह बांट दिया। और इन सबके ऊपर सरकार का वो क्रूर दमन तो था ही, जिसने आंदोलन को अपने सभी लक्ष्य तुरंत हासिल करने से रोक दिया। तो फिर तेभागा आंदोलन को आज हम कैसे याद करते हैं? इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। तेभागा की विरासत को कुछ बहुत ज़रूरी बिंदुओं में समझा जा सकता है। ये भारत का सबसे बड़ा बटाईदारी आंदोलन था। इसने जमींदारी व्यवस्था के खात्मे की नींव रखी। ये महिला भागीदारी का एक ऐतिहासिक और शानदार उदाहरण है। और आज़ादी से ठीक पहले ये ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ी जन क्रांति का प्रतीक बन गया था। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्लाइड बहुत काम की हो सकती है। मुख्य बातें याद रखनी हैं। साल था 1946-47, क्षेत्र था बंगाल, मुख्य मांग थी 2/3 फसल और नेतृत्व था किसान सभा और सीपीआई के हाथ में। ये आपको तेभागा आंदोलन के मूल तथ्यों को याद रखने में मदद करेगा। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। फसल का सही दाम, जमीन पर हक और शोषण से मुक्ति। तेभागा आंदोलन ने जो सवाल दशकों पहले उठाए थे, क्या वो सवाल आज भी भारत के किसानों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।